बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। और रौरमन जानबे करेला कि क्रम में रौरमन के खास जानकारी लेके आवेला और कहीला स्लोगन बताएला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, हर किस्म का जानकारी रौरमन के मिलेला। तो जानकारी लेवे करांगे। चलो हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के दुग्ध उत्पादक भी अब पा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है आत्मा। दवा छिड़काव के काम को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। राज्य के दुग्ध उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब दुग्ध उत्पादकों को किसान का दर्जा दिया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से दुधारू मवेशी पालकों को भी अब किसानों की तरह ऋण मिल सकेगा। दुधारू मवेशी पालक झारखंड मिल्क फेडरेशन या डेयरी विकास डेवलपमेंट अधिकारी के माध्यम से बैंक को आवेदन कर सकते हैं। राज्य में संस्था आत्मा कृषि और किसानों के विकास के लिए कई तरह की कार्यक्रम चलाती है, जिसका लाभ यहां के किसान उठा सकते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्रों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन जैसे प्रशिक्षण, परीक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, कृषक पाठशाला, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि प्रमुख रूप से है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हैं। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। यदि भिंडी की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप हो, तो हमारे कृषि विशेषज्ञों की राय है कि रासायनिक दवाओं के बजाय जैविक दवाओं का प्रयोग करना बेहतर साबित होगा। कृषक बंधु भिंडी के फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। यह फसल की सेहत और हमारे सेहत के लिए भी बेहतर है। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित स्प्रेयर। ये स्प्रेयर तरल दवाओं का फसलों पर उच्च दबाव पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूंकि ये यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। खुशी की बात है कि पूरे देश के साथ हमारे राज्य में भी कोरोना संक्रमण में कमी आई है। साथ ही लॉकडाउन में भी काफी ढील दी गई है।
परंतु हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, जैसे मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं और ना ही भीड़ लगाएं। संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रौरमन के तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवत थी और रौरमन के जानकारी देवत थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।
सशक्त किसान, देश की शान। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी कि आज का जो जानकारी है फलदार पौधों में उर्वरक प्रबंधन, ये तो भाई बहुत जरूरी बात है, बहुत खास बात है। फिर और आम, लीची, कटहल, जामुन, हर तरह का फल कर काम करेला, वृक्ष लगाएला, पौधा लगाएला, ओकर में उर्वरक कते जरूरी है, इकर बारे में जानकारी। तो चलो फिर सीधे चलत अपन विशेषज्ञ साहब के पास और उनकर से जानकारी लेवत थी। अभी मौसम फलों का है। बागवानी में कई तरह के फलों की तुड़ाई हो रही है। अच्छी फसल के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने पौधों का ख्याल रखें, और जब बात फलदार पौधों की हो तो उसकी उचित देखभाल बेहद ज़रूरी होता है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मजीत खैरवार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फलदार पौधों का उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, फलदार पौधे हमारे किसान भाई जो लगाए हुए हैं, अगर उसकी देखभाल की बात की जाए तो अभी क्या क्या काम करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? नमस्कार। अभी फलों की तुड़ाई हो रही है आम में। बहुत सारे वैरायटी के किस्मों के हो चुके हैं और कुछ के बाकी हैं। तो अभी जुलाई शुरू हो चुका है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ समस्याएं आएंगी। जैसे आपका तना छेदक कीट हो गया, या शाखा छेदक हो गया, लीफ फेवर हो गया, स्टोन विभिल कीट हो गया। तो इन सब का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए हम क्या करेंगे, जैसे तना छेदक हो गया, वो तना के अंदर छेद करके उसको खाने लगती है, तो उसमें क्या करेंगे, 5 ml प्रति लीटर पानी में डाइक्लोरभास दवा जो आती है, उसको मिला के हम लोग पिचकारी से उसको पिचकारी द्वारा उस छेद में हम डाल देंगे और गीली मिट्टी से उसको बंद कर देंगे। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या करना है, और कीटों के लिए आपके पास मोनोक्रोटोफॉस या क्विनोलफॉस कीटनाशी दवा होंगी, उनका 2 ml प्रति लीटर पानी में मिश्रण करके उसका छिड़काव करना है। तीसरी सावधानी या फिर हमें क्रियाकलाप जो करनी है, अभी के बाग बगीचों में जो कटाई छटाई हो गई है या बगीचों की जीर्णोद्धार हो गई है, उनको ब्लू कॉपर 100 ग्राम ब्लू कॉपर को 1 लीटर करंज का तेल में मिला के उसको लेप कर देना है। उसके बाद जो भी आपका लीफ फेवर जो होता है, पत्तों में आपको जाली बना देता है, उसको आपको टहने सहित काट के हटा देना है। जो भी प्रभावित भाग दिखे कीटों का, उसको आपको काट कर जला देना है या जमीन में गाड़ देना है। उर्वरक की सही मात्रा बेहद जरूरी है पौधों के लिए। आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के ये साधन हैं, लेकिन इनके गलत प्रयोग के दुष्परिणाम भी होते हैं। ऐसे में जानकारों के बताए रास्ते को जरूर अपनाना चाहिए। मानसून ख़त्म होते ही या अभी फल की तुड़ाई होते ही क्या करेंगे, देखिए आपको गोबर इसमें 10 से 15 किलोग्राम पर पौधा बेसिन के आकार बना के उसमें आप मिट्टी से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे कि आपका जो मुख्य तना है उसे 45 से 90 सेंटीमीटर के दूर में ही आपको खाद का एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है। उसके अलावा आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगा, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ेगा, पोटास की ज़रूरत पड़ेगा। तो 5 किलो, अगर 5 साल के आम के पौधों की बात करें तो 5 किलो नाइट्रोजन, 5 किलो फास्फोरस और 3 किलो पोटास, उसको आपको बेसिन में, मतलब आपका जो पौधा है उसके किनारे बेसिन बना के मिट्टी में आपको मिला के देना है। इसके साथ साथ ही 100 ग्राम जिंक सल्फेट, 50 ग्राम कॉपर सल्फेट और 50 ग्राम बोरिक एसिड
इसका भी हमें मिश्रण करना है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी भी पौधों को बहुत आवश्यकता होती है। अभी आप अप्लाई करेंगे पोषक तत्व, उसके बाद में दूसरी अप्लाई आपको करना है फूल खिलने से पहले। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको फूल खिलने से पहले एक छिड़काव करेंगे, और जब मटर के दाने के आकार के जब आपके फल हो जाएंगे उसमें एक छिड़काव आप करेंगे। जानकार कहते हैं कि अच्छे उत्पादन के लिए अधिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनका सही मात्रा, सही जगह और सही समय पर प्रयोग फलों के उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए तो कम खर्च में भी पौधों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आम के या और भी फलदार वृक्षों के नए बागों की स्थापना करने का उचित समय है। बहुत सारे किसान भाइयों ने पौधों की रोपाई कर दिए होंगे और बहुत होंगे जो करने वाले होंगे और कर रहे होंगे। तो यहाँ कुछ चीज़ों को पे हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे आप एक नए बागवानी का स्थापना कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसको एक उचित दूरी पर फलदार वृक्ष लगाना है। अगर छोटे आकार के पौधे हैं जैसे नींबू हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, तो इसको हम 5 मीटर के दूरी पे लगाते हैं। और जैसे बड़े आकार के पौधे हो गए जैसे लीची, बेल, कटहल, आम हो गए, इसको हम लोग पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बागों का स्थापना करने से 1 से 2 महीना पहले हम 2 से 3 फीट आकार की गड्ढे की खुदाई कर लेते हैं और उसको गर्मी में मई जून में छोड़ देते हैं, ताकि जितने भी उसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं वो गर्मी से मर जाएं। उसके बाद अभी जिन भाइयों ने 1 महीना पहले गड्ढे खोद लिए होंगे और पौधे लगाने की तैयारी में होंगे, उन्हें क्या करना है कि जो मिट्टी आपने खुदाई द्वारा निकाली है उसको 2 भागों में आपने अलग अलग किया होगा। ऊपर की आधी भाग एक तरफ और नीचे की आधी भाग एक तरफ। अब हम उसमें क्या करेंगे, गोबर 10 से 15 किलो उसको अच्छे से चूर्ण कर लेंगे और उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। किसान भाई बहन ई उर्वरक कर बारे में जानकारी और कैसे लागल, बेस लागल और एकरे संबंधित दूसर जानकारी भी है। कहे कर मतलब है कि रौरेमन हर मौसम में खेती करीला, बारी करीला, तो वो खेती बाड़ी में जैव उर्वरक कितना कारगर सिद्ध होवेला। हर मौसम में जैव उर्वरक है वो खाद कितने सिद्ध होवेला, इकर बारे में जानकारी। तो चलो इकोर में हमें सीधे चला थी अपन विशेषज्ञ साहब के पास और उनका से जानकारी लेवा थी। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम आ गया है और आप सभी अपने खेतों में दलहनी एवं अनाज वाली फसलों की खेती कर रहे होंगे। ऐसे में यदि आप जैव उर्वरक का इस्तेमाल करें तो आप ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में और आइए जानते हैं खरीफ के मौसम में दलहनी एवं अनाज वाली फसलों में जैव उर्वरक के महत्व के बारे में। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रजीत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैव उर्वरकों का इस्तेमाल यदि हम अनाज वाली फसलों या दलहनी फसलों के लिए करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है? धन्यवाद किसान भाइयों एवं बहनों, मेरा नमस्कार। हम बात करते हैं कि जैविक उर्वरक का क्या लाभ है। जैविक उर्वरक आजकल हम देख रहे हैं रासायनिक खादों का प्रयोग करते करते हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है, जिसमें जैविक कार्बन की मात्रा घटती जा रही है और हम लगातार नाइट्रोजन फास्फोरस का उपयोग रासायनिक खादों के रूप में कर रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षीण होती जा रही है। क्षीण होने से हमारे जो भी उत्पाद हो रहे हैं वो अच्छे नहीं हो रहे हैं, उसमें रोग और व्याधियां बहुत ज़्यादा लग रही हैं। इसके लिए हम लोग अभी जैविक उर्वरक की बात करते हैं। जैविक उर्वरक की बात करने से हमारे खेत की मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे हमारे फसलों में, चाहे अनाज वाली फसल हो चाहे दलहनी फसल हो, उसमें जो है कीट एवं बीमारियां कम आती हैं। क्योंकि जैव उर्वरक डालने से हमारे जो है फसलों में
सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि हम जो रासायनिक उर्वरकों से पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारी मिट्टी में उर्वरक हम रासायनिक खाद देते हैं, रासायनिक खादों का सीधा प्रभाव उसके उत्पाद पर पड़ता है। जब हम उत्पाद को, चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो, जब हम बाज़ार में बेचते हैं उसका मूल्य भी हमारे किसान भाइयों को ठीक से नहीं मिलता है, क्योंकि जब वो जैविक उत्पादन करेंगे तो उनको उस उत्पाद का जो है अच्छा मूल्य भी मिलेगा, उसका मूल्य अधिक मिलेगा। जी, तो सर अगर हम आपसे उर्वरकों के बारे में जानना चाहें तो कौन कौन से जैविक उर्वरक हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ की मुख्य फसल धान है। हम धान के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जैविक उर्वरक का उपयोग उसमें कैसे करें। किसान भाइयों को हम थोड़ा समय लेकर के हम बता देंगे कि वो कैसे अपना से उत्पादन कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हिंदी में नील हरित शैवाल कहते हैं। नील हरित शैवाल के उपयोग से हमारे किसान भाइयों जो धान का खेत में करते हैं उसको कैसे उत्पादन करें, थोड़ा सा हम बताएंगे इस पर। उनको क्या करना चाहिए, 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर गहरा एक गड्ढा बनाना चाहिए। गड्ढा बना के उस पर प्लास्टिक चादर से ढकना चाहिए। अगर वैसा संभव, ये सस्ता विधि है, यदि वो बनाना चाहें तो स्टील या लोहे का बना सकते हैं। बनाने के बाद उसमें 10 किलोग्राम दोमट मिट्टी, 200 ग्राम सुपर फास्फेट और 2 ग्राम सोडियम मॉलिब्डेट और 10 ग्राम चूना मिला करके उसमें मिट्टी में मिला करके पूरा परत फैला दें। परत फैलाने के बाद किसान भाई ऐसे एक जगह करके ऐसे 4-5 जगह भी कर सकते हैं। और अभी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में उपलब्ध जो बीजीए का कल्चर, प्रारंभिक कल्चर मिलता है, प्रति गड्ढा मतलब प्रति चादर में 100 ग्राम के हिसाब से पानी 10 से 15 सेंटीमीटर पानी भर करके उसमें हाथ से एक मुट्ठी मतलब 100 ग्राम उसको छींट दें। और वो इस जगह पर उसको सेट करें कि जहाँ पर खूब धूप हो, छाया ना हो, तो इस तरह से उनका 10 से 15 दिन में जैविक कल्चर जो है तैयार हो जाता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। और वो 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 10 दिन के बाद खुरच करके इकट्ठा करके प्लास्टिक में भर लें या मतलब छायादार सूखे स्थान में कागज़ में करके रख लें। फिर जब धान का रोपा करते हैं हमारे किसान भाई, अभी धान का समय भी चल रहा है, रोपा करने के बाद वह उसमें जो है 10 किलोग्राम जो इकट्ठा किए हैं ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल उसको बिखेर दें। बिखेरने के बाद उसमें वो लगभग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन उनको उस ब्लू ग्रीन एल्गी से, जो हम जैव उर्वरक की बात करते हैं, मिल जाता है उनको अलग से। चूँकि ये इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, उनका आर्थिक लाभ भी होता है, उनको अलग से यूरिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लगभग 66 किलोग्राम यूरिया का कार्य करता है। और दूसरी बात, धान के बारे में यही बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि ढैंचा का, अभी ढैंचा उसे हरी खाद के रूप में ढैंचा, सनई, उर्द, मूंग आदि फसलों का करते हैं। लेकिन अभी जब मानसून आता है, चूँकि हमारे झारखंड में, हम रामगढ़ ज़िले में खड़े हैं, रामगढ़ ज़िले में पानी की कमी है। चूँकि अभी बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पानी का कमी इतना नहीं है। लेकिन जैसे ही मानसून आता है, बारिश हल्की सी होती है तो जुताई करके ढैंचा का बीज 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उन्हें छिटक कर देना चाहिए। बीच बीच में हल्की बरसात होती रहती है। लगभग 40 से 45 दिन बाद उनको नी हाई स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जो कहते हैं घुटने के साइज़ का 45 दिन में 50 दिन में हो जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को करना क्या चाहिए, उसको रोटावेटर से, कल्टीवेटर से चला करके उसमें ज़मीन में सड़ा देना चाहिए। लगभग 10 दिन में पूरा वो खाद बनकर तैयार हो जाता है, जो हमारे किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 12 से 15 किलोग्राम फास्फोरस और 8 से 10 किलोग्राम पोटास की मात्रा उनके खेत को उपलब्ध हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे हमारे किसान भाइयों को खेत में मिट्टी का रासायनिक, भौतिक सभी दशाओं में सुधार होता है। तो बताओ, आज का जानकारी रोज कैसे लागला भाई? बेस जानकारी है नहीं, इसलिए जानकारी तो लाइक हम राउटिंग को देवीला और कहिला कि अगर राउटिंग को जानकारी है या हमारे इसको जानकारी चाहिए तो पता के लिखो, पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निर्देशन दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची। मतलब पिन कोड संख्या जरूर लिखा भाई। पिन कोड संख्या है 834001 और इजाज़त लेकर आगे
एगो खास जानकारी देवे के है कि देखो हमारे दिन चिट्ठी आवेला और कुल पता चलेला कि रौरमन के ये पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन छूट गया। लेकिन परेशानी कर बात न के, चिंता कर बात न के, रौरमन अपन मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरमन इजाज़त दो, लेकिन यह दिन और यह बेरा नवा जानकारी के साथ उपस्थित हुआ। इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।